नमस्कार। स्टॉक मार्केट कोर्स फॉर बिगिनर्स के 15th पार्ट में आपका स्वागत है। तो इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं मैनेजमेंट एनालिसिस के बारे में। किसी भी कंपनी का एनालिसिस करते वक्त आपको देखना होगा कि उस कंपनी का मैनेजमेंट कैसा है, यानी आपको उस कंपनी के मैनेजमेंट को परखना होगा। आपको देखना होगा कि कंपनी के मैनेजमेंट के पास एथिक्स, इंटीग्रिटी, इंटेलिजेंस और पैशन है या नहीं। क्योंकि अगर कंपनी के मैनेजमेंट के पास एथिक्स और इंटीग्रिटी है तो वो कभी किसी से धोखाधड़ी नहीं करेंगे, और साथ ही उनके पास इंटेलिजेंस और पैशन है तो वो तेज़ी से अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। तो तेज़ी से बिजनेस को बढ़ाना और एथिक्स और इंटीग्रिटी के साथ बिजनेस को करना, ये दोनों भी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप जनरल कंसल्टेंसी का मैनेजमेंट एनालिसिस कर रहे हो तो आपको देखना होगा कि कंपनी के को फाउंडर्स विवेक और योगेश और कंपनी के टॉप मैनेजमेंट के पास ये सारी क्वालिटीज़ है या नहीं। अब सवाल ये आता है कि कंपनी के टॉप मैनेजमेंट के पास ये क्वालिटीज़ है या नहीं, ये कैसे चेक करें। तो उसके लिए आपको उनके इंटरव्यूज़ देखने होंगे, उनके बारे में पढ़ना होगा, और साथ ही जनरल कंसल्टेंसी के एम्प्लॉयज़ से आपको टॉप मैनेजमेंट के बारे में पूछना होगा कि जनरल कंसल्टेंसी का टॉप मैनेजमेंट कैसा है। क्योंकि कंपनी के एम्प्लॉयज़ कंपनी के टॉप मैनेजमेंट को बहुत अच्छे से जानते हैं। वैसे कंपनी के टॉप मैनेजमेंट के जो इंटरव्यूज़ होते हैं, जो आपको जनरली यूट्यूब पर मिल जाते हैं, उन्हें देखकर भी आपको मैनेजमेंट के बारे में अच्छी खासी आइडिया हो जाती है। अगर आप कहोगे कि कंपनी के एम्प्लॉयज़ से कैसे कांटेक्ट करें, उन्हें कैसे पूछें, इतने इंटरव्यूज़ क्यों देखें, तो वो आपको देखने पड़ेंगे। आपको कंपनी के एम्प्लॉयज़ को पूछना पड़ेगा, और मैनेजमेंट एनालिसिस के लिए ये सारे एफर्ट्स आपको लेने ही होंगे। क्योंकि अगर आप बिना कंपनी के मैनेजमेंट को परखे किसी कंपनी में इन्वेस्ट करोगे जिसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट स्ट्रांग है, बिजनेस ग्रोथ भी स्ट्रांग है, तो उसका ये मतलब नहीं है कि वो बिजनेस अच्छा है। क्योंकि अगर बाद में कंपनी का मैनेजमेंट ही फ्रॉड निकलता है तो बाकी चीज़ों का कोई मतलब ही नहीं बचता। मनपसंद बेवरेजेस नाम की एक कंपनी है जो कि शुरुआत में फाइनेंशियली अच्छा परफॉर्म कर रही थी, लेकिन बाद में कंपनी का मैनेजमेंट ही फ्रॉड निकला, जिसके चलते कंपनी की हालत अब बहुत खराब हो गई है। कभी कभी आपको इस चीज़ के सिग्नल मिल जाते हैं तो आपको सिग्नल पर भी बहुत ज़्यादा ध्यान देना होगा। जैसे कि मनपसंद बेवरेजेस की बात की जाए तो मनपसंद बेवरेजेस के ऑडिटर डेलॉयट हस्किंस एंड सेल्स ने मई 2018 में रिजाइन कर दिया था, और उन्होंने रिजाइन करते वक्त ये रीज़न बताया था कि मनपसंद बेवरेजेस कंपनी का इंपॉर्टेंट डेटा हमारे साथ शेयर नहीं कर रहा है। यानी मनपसंद बेवरेजेस अपने ऑडिटर के साथ अपना इंपॉर्टेंट डेटा शेयर नहीं कर रहा था। तो अगर कंपनी अपना इंपॉर्टेंट डेटा अपने ऑडिटर के साथ शेयर नहीं कर रही है तो वो ऑडिटर कंपनी का ऑडिट कैसे करेगा, और इसी रीज़न के चलते डेलॉयट ने रिजाइन कर दिया था। और फिर बराबर एक साल बाद यानी मई 2019 में मनपसंद बेवरेजेस का जीएसटी फ्रॉड सामने आया, जिसमें कंपनी के एमडी और चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर को अरेस्ट कर लिया गया। बाद में कंपनी के बहुत सारे बोर्ड मेंबर ने भी रिजाइन कर दिया। तो कई बार आपको इस चीज़ के सिग्नल मिल जाते हैं, ज़रूरत होती है आपको अलर्ट रहने की। और कंपनी के खराब मैनेजमेंट की वजह से फिर कंपनी के शेयर होल्डर्स को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। पिछले साल अप्रैल में मनपसंद बेवरेजेस की शेयर प्राइस 400 रुपये थी, और अभी जून 2019 में कंपनी की शेयर प्राइस 30 रुपीज़ है। तो आप देख सकते हो कि शेयर होल्डर्स को इस कंपनी में कितना ज़्यादा नुकसान हुआ है, जिसका मेन रीज़न है फ्रॉड मैनेजमेंट। तो बस कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखने से काम नहीं चलता है। मैनेजमेंट एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको करना ही होगा, और उसे करने के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट्स लेने होंगे। इसी तरह फोर्टिस हेल्थकेयर के ऑडिटर ने भी पिछले साल रिजाइन कर दिया था, जिसके बाद कंपनी के फाउंडर सिंह ब्रदर्स का फ्रॉड सामने आया था। तो जब भी कोई ऑडिटर कंपनी से रिजाइन कर देता है तो आपको उस वक्त अलर्ट होने की ज़रूरत है। आपको देखना होगा कि उस कंपनी के ऑडिटर ने क्यों रिजाइन कर दिया है। अगर उन्होंने बताया हुआ रीज़न आपको सेंसिटिव लगता है तो आपको तभी अलर्ट होने की ज़रूरत है। कंपनी के मैनेजमेंट को परखना उतना आसान काम नहीं है। आपको कंपनी के टॉप मैनेजमेंट में जो लोग हैं उनका बिहेवियर देखना होगा, उन्होंने जो डिसीजंस लिए हैं उन्हें ट्रैक करना होगा। जैसे कि आईसीआईसीआई बैंक की फॉर्मर चेयरमैन मिस चंदा कोचर की बात की जाए तो शुरुआत में सब लोग उन्हें प्रेज कर रहे थे, लेकिन बाद में उन्होंने ऐसे कारनामे किए कि उन पर अब फ्रॉड केसेस चल रहे हैं। मिस चंदा कोचर के हस्बैंड दीपक कोचर और वीडियोकॉन इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मिस्टर वेणुगोपाल धूत बिजनेस पार्टनर्स थे। तो मिस चंदा कोचर पर यह आरोप है कि उन्होंने अपने जाती फायदे के लिए वीडियोकॉन इंडस्ट्री को आईसीआईसीआई बैंक से लोन अप्रूव कर दिया, और बाद में ये जो लोन आईसीआईसीआई बैंक ने वीडियोकॉन इंडस्ट्रीज को दिया था वो पैसा वीडियोकॉन इंडस्ट्रीज ने मिस्टर दीपक कोचर की कुछ कंपनीज में डाइवर्ट कर दिया। तो एक बहुत ही सीरियस मामला है जिस पर इंक्वायरी चल रही है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट दैट इज ईडी इस मामले की इंक्वायरी कर रहा है। तो मनपसंद बेवरेजेस जैसे कई सारे एग्जाम्पल्स हैं जहां पर कंपनी के मैनेजमेंट के फ्रॉड की वजह से कंपनी की बैंड बच गई है। इसलिए जिस किसी कंपनी का एनालिसिस आप कर रहे हो उसका डीप मैनेजमेंट एनालिसिस करना ज़रूरी है। बेसिकली कंपनी का जो एनुअल रिपोर्ट होता है उसमें कंपनी के मैनेजमेंट के बारे में काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन दी गई होती है। एनुअल रिपोर्ट में एक सेक्शन होता है जिसका नाम है मैनेजमेंट टीम एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जहाँ पर आपको कंपनी के टॉप मैनेजमेंट की बेसिक इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट सेक्शन है जो आपको चेक करना होगा, उसका नाम है मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस। तो एनुअल रिपोर्ट में ये सेक्शन आपको ढूंढना होगा और उसे पढ़ना होगा। तो मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस पढ़कर आपको कंपनी के मैनेजमेंट के प्लान्स के बारे में काफ़ी अच्छी आइडिया आ जाएगी। मैनेजमेंट एनालिसिस के बाद आता है वैल्यूएशन। बेसिकली वैल्यूएशन के 3 टाइप्स हैं।
DCF मेथड दैट इज डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड, कंपेरेबल कंपनी एनालिसिस मेथड और प्रेसिडेंट ट्रांजैक्शन एनालिसिस। तो प्रेसिडेंट ट्रांजैक्शन एनालिसिस बेसिकली स्टार्टअप के वैल्यूएशन के लिए यूज किया जाता है। स्टॉक मार्केट में जो कंपनीज लिस्टेड होती है उनके लिए बेसिकली दो तरह के वैल्यूएशन यूज किए जाते हैं, DCF मेथड और कंपेरेबल कंपनी एनालिसिस। तो वैल्यूएशन होता क्या है? तो वैल्यूएशन से हमें ये पता चलता है कि कंपनी की जो शेयर प्राइस है वो सही है या नहीं, जिसके लिए हमें कंपनी के शेयर प्राइस को उसकी वैल्यू से कंपेयर करना होगा। मिस्टर वॉरेन बफेट कहते हैं कि प्राइस इज व्हाट यू पे एंड वैल्यू इज व्हाट यू गेट। तो किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले आपको ये देखना होगा कि आप जिस प्राइस पर उस कंपनी का शेयर खरीद रहे हो वो सही प्राइस है या नहीं, क्या सही में उस शेयर की वैल्यू उतनी है, ये आपको चेक करना होगा। और यही रीजन है कि कंपनी का वैल्यूएशन निकाला जाता है, ताकि आपको पता चले कि जो प्राइस आप पे कर रहे हो वो सही प्राइस है या नहीं। जब कंपनी की शेयर प्राइस उस शेयर की वैल्यू से काफी ज्यादा होती है तो उसे ओवर वैल्यूड शेयर कहा जाता है, और जब किसी शेयर की प्राइस उसकी वैल्यू से कम होती है तो उसे अंडर वैल्यूड स्टॉक कहा जाता है। तो वैल्यूएशन निकालने का अल्टीमेट गोल ये होता है कि कंपनी का शेयर अंडर वैल्यूड है, ओवर वैल्यूड है या फिर फेयरली वैल्यूड है। जहां तक कंपेरेबल कंपनी एनालिसिस की बात की जाए तो कंपेरेबल कंपनी एनालिसिस में कुछ रेशोज की मदद से अलग अलग कंपनीज का वैल्यूएशन कंपेयर किया जाता है। तो सिंपल भाषा में बताओ तो कंपेरेबल कंपनी एनालिसिस में कंपनी का वैल्यूएशन नहीं निकाला जाता, बस कंपनी के वैल्यूएशन को उसी तरह की अलग अलग कंपनी से कंपेयर किया जाता है। जनरली कंपेरेबल कंपनी एनालिसिस में प्राइस टू अर्निंग रेशो दैट इज पी रेशो को कंपेयर किया जाता है। पी रेशो का वीडियो हम ऑलरेडी यूट्यूब पर अपलोड कर चुके हैं, इसलिए यहाँ पर हम उसके बारे में बात नहीं करेंगे। अब यूट्यूब पर व्हाट इज पी रेशो और सामने फिनोवेशन सर्च करिए तो आपको ये वीडियो मिल जाएगा, जहाँ पर हमने बताया है कि व्हाट इज पी रेशो एंड हाउ टू एनालाइज इट। वैसे आप पी रेशो पर वैल्यूएशन के लिए ज्यादा डिपेंड नहीं रह सकते। वैल्यूएशन का बेहतर तरीका है DCF मेथड दैट इज डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड। DCF मेथड को हम ऑलरेडी फंडामेंटल एनालिसिस के कोर्स में कवर कर चुके हैं, तो उस कोर्स में आपको वैल्यूएशन के बारे में डिटेल में नॉलेज मिलेगा, साथ ही DCF मेथड के बारे में भी पता चलेगा। आशा करता हूँ कि आपको आज का ये लेक्चर पसंद आया होगा।